हेलो एस्पिरेंट, आज है 23 नवंबर और दिन है गुरुवार। और आज यदि हम महत्वपूर्ण न्यूज़ की बात करें तो कुछ खास न्यूज़पेपर में था नहीं। तो हमने कुछ द हिंदू का भी पेज देखा कुछ क्या पूरा पेज। तो उसमें एक दो जो रिपीटेड है न्यूज़ वही न्यूज़ में थे, कुछ खास नहीं था। हाँ, बस दो चीज़ें मुझे नहीं मिली हैं जिसे मैं अभी डिस्कस कर देती हूँ। और बाकी अदर न्यूज़पेपर मैंने दैनिक भास्कर भी देखा, द हिंदू भी देखा, तो कुछ खास नहीं दिखा। इस वजह से आज का जो डिस्कशन होगा वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, चलो पहला जो आर्टिकल है वो है कि G20 में डिजिटल शिखर सम्मेलन जो मैंने कल डिस्कस किया था ऑलरेडी। ठीक है, इस मीटिंग के बाद G20 की प्रेसिडेंसी ब्राज़ील को मिल जाएगी। और इसमें प्राइम मिनिस्टर का ये कहना है कि किसी भी तरह का चाहे इजराइल हो या हमास के बीच में युद्ध हो या रशिया हो यूक्रेन के बीच में युद्ध हो, यदि इसमें निर्दोष लोगों की जान जा रही है तो इसमें भारत कभी इसे स्वीकार नहीं करेगा कि इसमें कौन सा देश सही है। ठीक है, और दूसरी तरफ ये भी न्यूज़ आया है कि इजराइल और हमास के बीच में जो युद्ध चल रहा है वो 4 दिनों तक बंद रहेगा, यानी 4 दिनों तक सीज फायर इन्होंने साइन किया है। उसके बाद देखते हैं 4 दिनों के बाद क्या समझौता हो पाता है। ठीक है, और लगातार चीज़ें चल रही हैं। अब नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो हमारा है केरल और तमिलनाडु को लेकर। ये इंडिया साउथ इंडिया है, इधर केरल हो गया, इधर तमिलनाडु। तो आप जानते हैं कि लौटता हुआ मानसून यानी उत्तर पश्चिम जो इधर से आता है, उत्तर से उत्तर पूर्व मानसून, उत्तर पूर्व से होता हुआ पश्चिम की तरफ जाता है, तो उत्तर पूर्व मानसून जिसे लौटता हुआ मानसून भी कहते हैं, जिसे ठंड में केरल में बारिश होती है। तो इधर कई दिनों से केरल और तमिलनाडु में बारिश हो रही है लगातार, तो इसकी वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी हो गया है। ठीक है, ऑरेंज अलर्ट क्या होता है, अब यहाँ पे कलर कोड जो अलर्ट हो इसके बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा इंडियन मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD यानी जो मौसम से संबंधित सारी सूचनाओं को जारी करता है, पहले से प्रिपेयरनेस करने के लिए बताता है कि मौसम की क्या स्थिति है। मौसम बादल युक्त रहेगा, साफ रहेगा, बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, चक्रवात आने की पॉसिबिलिटी है। तो IMD का कहना है कि ये ऑरेंज अलर्ट हो गया। ऑरेंज अलर्ट को एम्बर अलर्ट भी कहते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट अलर्ट होता है वो ग्रीन अलर्ट होता है। ग्रीन अलर्ट का मतलब सब कुछ नॉर्मल है, आपको कोई टेंशन की आवश्यक ज़रूरत नहीं है। दूसरा येलो अलर्ट होता है। येलो अलर्ट का मतलब होता है अवेयर हो जाइए। अवेयर हो जाइए का मतलब कि मौसम में परिवर्तन प्रारंभ हो चुका है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आप जब भी मेटेरियोलॉजिकल डिपार्टमेंट की कोई भी सूचना आए तो उसकी वेबसाइट पे और गवर्नमेंट के थ्रू आप इसकी जानकारी लेते रहें। येलो अलर्ट की बात हो गई। तीसरा हो गया ऑरेंज अलर्ट या एम्बर अलर्ट। तो ऑरेंज अलर्ट का मतलब हो गया कि आप प्रिपेयर हो जाइए, यानी बारिश इतनी ज़्यादा हो सकती है, यदि आप रिवर बैंक पे हैं तो अपने कुछ इंपॉर्टेंट सामान को पैक कर लीजिए। और जो स्वास्थ्य से संबंधित किट्स हैं उसको रख लीजिए अपने पास। और कुछ दिनों के लिए यदि घर से बाहर ना निकलने का आदेश दिया जाए तो आप कम से कम 2-4 दिन के लिए फूड भी अपने पास रिजर्व कर लीजिए। तो ये ऑरेंज अलर्ट के लिए होता है। नेक्स्ट होता है, चौथा होता है रेड अलर्ट। रेड अलर्ट का मतलब होता है कि अब आपको एक्शन ले लेना है, यानी कि अब जो आपदा है वो प्रारंभ हो चुकी है, अब आपको एक्शन लेना है। यदि गवर्नमेंट कहती है तुरंत वहाँ से हट जाइए तो हटना पड़ेगा। यदि कहती है घर से बाहर नहीं निकलना है तो घर से बाहर नहीं निकलना पड़ेगा, यानी कि आपदा का प्रभाव आप शुरू हो चुका है। तो इसके लिए रेड अलर्ट होता है। ठीक है, ये 4 अलर्ट होते हैं। और यहाँ पे बारिश का अच्छी खासी चल रही है तो थोड़ी सी स्थिति ख़राब बनी हुई है। जो तीसरा आर्टिकल हमारा है वो है ओपेक प्लस का। ओपेक प्लस का। ठीक है, ओपेक और 2 ऑर्गेनाइजेशन है, एक ही ऑर्गेनाइजेशन जिसे एक्सपेंड कर दिया गया। जैसे ब्रिक्स है, ब्रिक्स में नए मेंबर जुड़ गए हैं, जैसे ईरान हो गया, इथोपिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, तो इसको नाम दे दिया गया ब्रिक्स प्लस। ठीक है, वैसे ही G20 में भी अदर मेंबर हो गए हैं तो उसको नाम दे दिया गया G20 प्लस। वैसे ही आसियान प्लस। तो ऐसे ही ब्रिक्स में भी 2016 में ओपेक में भी 2016 में 10 और मेंबर जुड़ गए थे तो उसको नाम दे दिया गया ओपेक प्लस। ठीक।
ठीक है। तो पहले मुद्दे की बात करते हैं। मुद्दा क्या है कि ओपेक प्लस कंट्री ने बोला है कि अगले साल भी हम ऑयल के प्रोडक्शन को कट करेंगे, यानी कि उनको लग रहा है कि तेल ज़्यादा उत्पादन कर रहे हैं जिससे तेल के प्राइस कम हो गए हैं, तो यदि ये ऑयल का प्रोडक्शन कम करेंगे तो तेल के प्राइस ऊपर जाएंगे, जिससे क्योंकि ये ऐसे देशों का समूह है जहाँ पे ऑयल प्रोडक्शन होता है और एक्सपोर्ट होता है, तो इनकी इकॉनमी किस पे डिपेंड करती है, ऑयल प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्टेशन पे। तो इसका नाम ही है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। क्या नाम है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री। ये संगठन स्थापित हुआ था 1960 में। शुरुआती दिनों में इसका हेडक्वार्टर था जेनेवा स्विट्जरलैंड में, और 1965 में जेनेवा से हेडक्वार्टर हटा के वियना कर दिया गया। लेकिन आपको याद रखना है कि वियना कहाँ पे है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, और ऑस्ट्रिया जो है वो ओपेक का मेंबर नहीं है। यदि हम ओपेक के टोटल मेंबर की बात करेंगे तो कुल 13 मेंबर हैं, ठीक है। और ओपेक की स्थापना के समय 1960 में जब ओपेक की स्थापना हुई तो उस समय इसके मेंबर थे ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला। 4 मेंबर हैं इसके, ठीक है। फिर समय इनकी मेंबरशिप बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होते हैं, यानी हमेशा बदलते रहते हैं। इंडोनेशिया ने कभी छोड़ दिया, तो फिर कतर ने छोड़ दिया, तो फिर इधर वेनेजुएला छोड़ दिया था, फिर उसने ज्वाइन कर लिया, गुयाना छोड़ दिया, तो फिर ये चीज़ें क्या होती हैं कि वैरी करती रहती हैं। इस वजह से अभी आपने याद रखना कि अभी प्रेजेंट में कितने मेंबर हैं? 13 मेंबर हैं। इसमें से 4 जो है ये फाउंडर मेंबर हो गए, और इसके बाद इसके अलावा भी है अल्जीरिया। अफ्रीकन कंट्री बहुत ज़्यादा हैं इसमें, अल्जीरिया, अंगोला, लुआंडा, अल्जीरिया, अल्जियर्स अफ्रीकन कंट्री है। कॉन्गो, किंशासा ये भी अफ्रीकन कंट्री है। इक्वेटोरियल गिनी, मलाबो ये भी अफ्रीकन कंट्री है। और गैबोन, लिब्रेविल्ले ये भी अफ्रीकन कंट्री है। लिबिया, त्रिपोली और लिबिया, त्रिपोली, नाइजर ये अफ्रीकन कंट्री हो गए। इसके अलावा यूनाइटेड अरब अमीराट्स ये इसका मेंबर है। तो कुल 13 मेंबर हैं, ठीक है। ओपेक प्लस में 10 और मेंबर जुड़ गए 2016 में, इंक्लूडिंग रसिया। तो ओपेक प्लस में रूस भी एक संगठन है, ये याद रखना है आपको। इनका उद्देश्य आता है कैसे ऑयल के प्राइस को कट किया जाए। इसके अलावा एक संगठन आता है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। तो वो बताता है कि जो देश हैं, जो IEA क्या, बस मैं छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे भारत की क्या स्थिति है। वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका कहना है कि भाई देखो IEA का मेंबर वही हो सकता है, इस संगठन के बारे में बात करेंगे हम। IEA का मेंबर वही हो सकता है जिसके पास कम से कम 90 दिनों के लिए ऑयल रिजर्वायर के रूप में हो। लेकिन हम अपने भारत की बात करेंगे तो हमारे भारत के पास जो ऑयल रिजर्वायर है वो केवल 10 दिन का है, ठीक है। ये थोड़ी सी बुरी स्थिति है, चिंतनीय है। ऑयल ख़त्म हो जाएगा, सऊदी अरब देना बंद कर देगा, तो 10 दिन हमारी गाड़ियाँ व्हीकल चलेंगे, फैक्ट्री चलेंगी, उसके बाद टाटा बाय बाय, ठीक। चलो ये इतना चीज़ इम्पोर्टेंट थी, और कुछ और तो इम्पोर्टेंट नहीं है। G20 के बारे हमने बात कर लिया है, और हमने ब्रिक्स प्लस के बारे में भी बात किया था, जिसे मैंने कहा था ब्रिक्स में नए और देश जुड़ गए हैं, तो उसके बारे में हमने ऑलरेडी बात कर लिया है। और कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो समय व्यर्थ करने का कोई ज़रूरत नहीं है, और ज़बरदस्ती हम बना भी नहीं सकते। हाँ, एक चीज़ और थी कि जो नहीं, कुछ खास नहीं है। बाकी चीज़ें आएंगी तो मैं आपको अपडेट करती रहूँगी। ओके, थैंक यू।